तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। वैसे कहे तो मैंने दिया कि रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन आज की जो कहानी है ये कहानी मैं सुबह सुबह ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना भी है। तो हो सकता है कि बैकग्राउंड में आपको कुछ चिड़ियों की, कुछ जानवरों की आवाज़ अगर सुनाई दे तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वैसे प्रयास पूरा रहेगा कि कोई आवाज़ ना आए, लेकिन हो सकता है कुछ आवाज़ आ जाए तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी वास्तव में एक ऐसी कहानी है, अभी दिल्ली में जो साक्षी वाला कांड हुआ तो उसे सुनने के बाद लगा कि ये चीज़ एकदम हिंदुस्तान में पहली बार हुई है। ऐसी चीज़ पहले कभी हुई नहीं है और अचानक से लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लोग इस तरह से लड़की को टारगेट कर रहे हैं, लड़की को मार रहे हैं, लोगों के अंदर डर नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी चीज़ें बहुत पहले भी होती थी, आज भी हो रही हैं। और जहाँ तक समाज और देश दुनिया को देख के लगता है कि भविष्य में ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। तब सीधा सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में, जो भगवान कृष्ण की नगरी है, मथुरा। और बात है साल 2022 की, यानी आज से ठीक 1 साल पहले की। इसी मथुरा में एक थाना है, हाईवे थाना, और इसी हाईवे थाने के पास एक गांव है, नगला बोहरा गांव। और इसी नगला बोहरा गांव में एक शख्स जिसका नाम है तेजवीर सिंह, पेशे से ये फौज में थे, बाकायदा आर्मी के अफसर थे। ये इनकी एक पत्नी और 3 बच्चे। पत्नी का नाम सुनीता, 3 बच्चों में से बड़ी बेटी सोनम, एक दूसरी बेटी तनु और तीसरा छोटा बेटा हेमंत। ये जॉब पे रहते थे जब इनकी ड्यूटी थी, बाकी पत्नी और तीनों बच्चे घर पे। थोड़े टाइम बाद तेजवीर सिंह रिटायर होते हैं। रिटायर होने के बाद घर पे आ जाते हैं। लेकिन एक आदमी जो पेशे से और पूरी ज़िंदगी आर्मी की नौकरी कर चुका हो, वो डिसिप्लिन, वो सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं गांव में रिटायर होके आने के बाद एक तरह से उसका मन भी नहीं लगता, क्योंकि जो डिसिप्लिन वहाँ पे वो फॉलो कर चुका है वो चीज़ें गांव में पॉसिबल नहीं। अब तेजवीर सिंह जब रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के बाद इन्हें लगा कि खाली बैठने से अच्छा कहीं जाके नौकरी कर ले। इसलिए फरीदाबाद में जो तेजवीर सिंह है वो जाते हैं। जाने के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेते हैं। थोड़े बहुत पैसे भी मिल जा रहे थे, बॉडी का वर्कआउट भी हो जा रहा है इसी बहाने। अब इधर तेजवीर सिंह फरीदाबाद में पत्नी सुनीता और सोनम और तनु और हेमंत, ये चारों लोग गांव में, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक। जो कुछ पैसे वगैरह मिलते थे उन पैसों का ज़्यादातर हिस्सा जो तेजवीर सिंह है अपने घर पे भेज देते थे। सोनम अभी 15 से 16 साल की थी, तनु अभी 12 से 13 साल की, हेमंत और भी छोटा। तो इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, इनकी परवरिश के लिए पैसों की ज़रूरत ज़्यादा होती थी। पैसे भेजते रहते थे, सारी चीज़ें बिल्कुल एज़ यूजुअल। लेकिन इसी बीच एक तारीख आती है, 19 जून साल 2022, यानी अगर महीने वाइज जोड़े तो आज से ठीक 1 साल पहले की ये बात है। 19 जून साल 2022 को सारी चीज़ें एकदम ठीक ठाक। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, जाने के बाद जो सोनम है स्कूल से लौट आती है 4 बजे, 4 ही बजे तनु आती है। इधर जो हेमंत है उसकी छुट्टी लगभग 5:30 बजे होती है, यानी 5 बजे होती है, लेकिन बस वगैरह से आने में 5:30 बज जाते हैं। वक्त हो चला था लगभग, आप मान के चलिए कि 4:45 का, 4:45 का वक्त था। सोनम भी जस्ट स्कूल से आई थी, तनु भी आई थी, कपड़े वगैरह चेंज करके ये लोग कुछ खा पी रहे थे। इसी बीच दरवाजे पे घंटी बजती है। अब दरवाजे पे घंटी बजी तो सबको लगा कि जो हेमंत है, हो सकता है उसकी स्कूल से आज जल्दी छुट्टी हो गई, वो आ गया हो। तो फिर सोनम को कहा जाता है कि जाओ और दरवाज़ा खोलो, देखो कौन है। सोनम भी जाती है, दरवाज़ा खोलती है। और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि बाहर एक लड़का खड़ा हुआ है, लगभग 30 साल का। अब जैसे ही सोनम उस लड़के को देखती है तो सोनम एकदम बदहवास, यानो आप मान के चलिए कि जो सोनम है उसको जैसे किसी ने करंट दे दिया हो, एकदम सुन्न पड़ी हुई है। थोड़ी देर तक उस लड़के को देखती है, उसके बाद एकदम चौंकते हुए पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। उसके बाद वो लड़का कुछ कहता है। घर वाले अब ये बात सुन रहे हैं, माँ भी बैठी है, माँ पूछ रही है कि कौन है। सोनम कुछ बता नहीं रही। देखते ही देखते इन दोनों में बहस हो जाती है, यानी सोनम और उस लड़के में। बहस होने के बाद जो लड़का था अपने साथ एक मिठाई का डिब्बा लाया था, साथ ही एक इन्विटेशन कार्ड यानी शादी का न्योता। ये 2 चीज़ें उसके दोनों हाथों में थी। मिठाई का डब्बा जो है अचानक से ज़मीन पे गिराता है। गिराने के बाद उस न्योते से, जो इन्विटेशन कार्ड था, उससे एक चाकू निकालता है। निकालने के बाद सोनम के ऊपर ताबड़तोड़ वार करता है।
अब सोनम के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। घर के बाहर ही सारी चीज़ें हो रही, चीख पुकार घर के अंदर गई। जो माँ सुनीता है वो भी भाग के पहुंचती है, देखती है तो जो सामने वाला लड़का है वो उसकी बेटी को चाकुओं से मार रहा। अब जैसे ही सुनीता जो सोनम की माँ थी वो ये चीज़ देखती है तो देखने के बाद एक बार तो चौंकती है, लेकिन फ़ौरन अपनी बेटी को बचाने जाती है। बचाने के दौरान जो लड़का था वो सुनीता के ऊपर भी हमला कर देता है, यानी पहले सोनम को मार रहा था अब सुनीता को भी मार रहा। इसी बीच तनु और हेमंत भी तब तक आ चुका था। तनु भी भाग के पहुंचती है और जैसे ही वो लड़का तनु को देखता है, तनु कुछ कह पाती, तनु कुछ समझा पाती, रोक पाती, उससे पहले ही वो लड़का अब चाकू अपने ही ऊपर अटैक करने लगता है। पहले उसने सोनम को मारा, उसके बाद सुनीता को यानी सोनम की माँ को, उसके बाद खुद भी उसने चाकुओं से वार कर लिया और बुरी तरह घायल हो गया। अब सोनम और सोनम की माँ सुनीता और वो लड़का तीनों ज़मीन पे पड़े हैं। जो 13 या 12 साल की तनु थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो चिल्ला रही है, शोर मचा रही, आसपास के लोगों को बुला रही। आसपास के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद देखते हैं कि सोनम और सुनीता और एक लड़का ज़मीन पे बदहवास पड़े हैं। फ़ौरन अब पुलिस को भी फ़ोन जाता है, एम्बुलेंस भी आती है, तीनों लोग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने पे पता चलता है कि जो सोनम है उसकी मौत हो चुकी है और जो सुनीता और वो लड़का है ये दोनों घायल। अब जैसे ही ये बात लोगों के सामने पड़ी कि जो फौजी साहब हैं उनके घर पे कोई लड़का था, उसने इस तरह से हमला किया, सोनम को मारा, सोनम की माँ को मारा, खुद भी अटैक कर लिया खुद के ऊपर, यानी सेल्फ हार्म। फिर जैसे ये बात लोगों के सामने पहुंची तो लोगों के मन में तरह तरह की बातें, तरह तरह के सवाल। कहते हैं कि उस टाइम का ये पूरे जो मथुरा का सबसे चर्चित केस था। उसके बाद फ़ौरन मामला पुलिस में गया और पुलिस भी आती है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जो एसपी साहब थे, जो सीओ साहब थे, ये दोनों लोग मौके पे पहुंचे। सबसे पहले हॉस्पिटल जाते हैं चेक करने की अगर कोई ठीक ठाक हालत में हो तो बयान वगैरह दर्ज हो जाए। लेकिन जब देखते हैं तो जो लड़का था और वो जो महिला थी ये दोनों बुरी तरह घायल थे, यानी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। अब इधर पुलिस वालों के ऊपर एक तरह से प्रेशर भी था कि इस मामले को सुलझाया भी जाए कि ये लड़का कौन था, कैसे हमला कर दिया, क्या मकसद रहा होगा। इधर जिसके ऊपर हमला हुआ उसमें से एक ने अपनी जान से हाथ धो दिया, दूसरी ऐसी थी जो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, तीसरा जो हमला करने वाला तो खुद भी इस तरह से घायल था कि अब मर जाए कि तब मर जाए कुछ पता नहीं। तो आखिर ये मामला सुलझेगा कैसे। पुलिस वाले हॉस्पिटल से भाग के क्राइम सीन पे पहुंचते हैं। क्राइम सीन पे पहुंचने के बाद क्राइम सीन को जब चेक करते हैं तो वहाँ पे एक मिठाई का डिब्बा, एक शादी का कार्ड, साथ ही एक बैग मिलता है। अब शादी का कार्ड और मिठाई के डिब्बे को चेक करते हैं तो उसमें तो कुछ मिला नहीं, लेकिन जब बैग को चेक करते हैं तो उस बैग से एक कागज़ निकलता है, एक आधार कार्ड। और ये आधार कार्ड शिवम कश्यप नाम के लड़के का था और ये लड़का मुजफ्फरनगर में एक गांव है कुकड़ा गांव, इसी कुकड़ा गांव का रहने वाला एक 30 साल का लड़का। अब आधार कार्ड की फ़ोटो और जो हमला करने वाला लड़का था जो खुद अभी ज़िंदगी मौत से लड़ रहा था, इन दोनों की फ़ोटो को जब मैच कराई जाती है तो किस्मत से फ़ोटो मैच हो जाती है, यानी ये जो लड़का था यही शिवम कश्यप था। लेकिन जैसे इसकी डिटेल निकल के सामने आई कि ये लड़का यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर का है, तब पुलिस वाले एकदम परेशान कि मुजफ्फरनगर का एक लड़का 30 साल का आता है इस परिवार के पास आने के बाद फिर इस तरह से हमला करता है, मानो पहले से सोच के आया था कि जान से मार देगा। तो इस 250 किलोमीटर की दूरी में दुश्मनी का कौन सा ऐसा एंगल आ गया। इसी बीच जो सोनम के पिता थे तेजवीर, वो भी फरीदाबाद से आते हैं। आने के बाद पूछते हैं पुलिस वालों से कि क्या हुआ, किसने मारा। अब जैसे ये सवाल तेजवीर पुलिस वालों से पूछते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि सर यही सवाल तो मेरा भी है कि आखिर ये लड़का कौन है, क्या आप इसे जानते हैं, क्या इसकी आपसे कोई दुश्मनी है या फिर आपके परिवार से कोई दुश्मनी या फिर बात क्या है। अब पिता को जब लड़के की फ़ोटो दिखाई जाती है तो पिता पहचानने से इनकार कर देता है। इधर पुलिस वालों को फिर उम्मीद होती है कि लड़का अगर ठीक हो जाए तो इसका बयान दर्ज करवा लें, इससे पूछताछ कर लें। लेकिन इसी बीच इसका जवाब हो जाता है हॉस्पिटल से, यानी डॉक्टर कहते हैं कि इसका बचना बहुत मुश्किल है, इसको आप कहीं दूसरी जगह लेके जाइए। यानी जिसके ऊपर हमला हुआ था वो मर ही चुकी, दूसरी बुरी तरह घायल थी और हमलावर खुद इस तरह से था कि ज़िंदगी और मौत के बीच एक पतली से धागे पे झूल रहा। अब पुलिस वाले फिर से क्राइम सीन पे आते हैं, फिर से जो मरने
वाले के सगे संबंधी थे, यानी जो बहन थी तन्नू और भाई हेमंत था, उनसे पूछताछ करते हैं कि आपने कुछ देखा। तो जो सारी चीज़ें हुई थी यही सारी चीज़ें तन्नू और हेमंत बताते हैं। इधर फिर जो शिवम कश्यप था उसके माँ बाप से पूछताछ की जाती है। मुजफ्फरनगर फ़ोन किया जाता है, बताया जाता है कि आपका बेटा बुरी तरह घायल है। इसके बाद माँ बाप बेचारे भागे भागे आते हैं। उनसे जब पूछताछ करते हैं पुलिस वाले, तो वो तो कहते हैं कि मेरा बेटा तो बता के गया था कि वो कहीं नौकरी के इंटरव्यू पे जा रहा, और यहाँ पे कैसे आ गए और इस जगह से इसका क्या संबंध, हमें कुछ भी नहीं पता। अब पुलिस वाले फिर परेशान। ना तो मरने वाले के घर वाले इस लड़के को जान रहे हैं, ना ही मारने वाले के घर वाले। मरने वाले मारने वाले दोनों बुरी तरह घायल हैं। दोनों बताने की उम्मीद में नहीं है, कुछ पता नहीं कि कब क्या हो जाए। फिर ये मामला सुलझेगा कैसे। अब पुलिस वाले अपने तरीके से छानबीन, जांच पड़ताल, सारे एंगल खंगाल रहे हैं, अपने अपने तरीके से पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो 12 से 13 साल की तन्नू थी वो पुलिस वालों के पास आती है और एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों को लग गया कि इस मामले में कुछ न लीड जरूर मिलेगी। दरअसल जो तन्नू थी वो बताती है कि आज से लगभग 3 साल पहले, यानी लॉकडाउन का आप टाइम मान के चलिए, जब लॉकडाउन आया था तो फिर सारे लोग घर पे थे, सबके हाथों में मोबाइल थी। सोनम के भी हाथों में मोबाइल थी, तन्नू के भी हाथों में मोबाइल थी। अपने अपने हिसाब से लोग चीज़ें देखते थे। कुछ लोग यूट्यूब पे बिजी थे, कुछ लोग फेसबुक चलाते थे, कुछ लोग टिकटॉक वगैरह देखते थे। और इसी बीच सोनम को लूडो खेलने की लत लग जाती है। लूडो में कभी वो परिवार के साथ खेलती, और वैसे सही भी है, लगभग लॉकडाउन 2 ही चीज़ों से गुजरा, एक लूडो से, दूसरा रामायण देख के। लगभग हर दूसरे घर की ये कहानी थी। तो सोनम कभी कभार अपने परिवार वालों के साथ लूडो खेलती, कभी कंप्यूटर के साथ खेलती, और कभी कभार ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ खेलती। अब ऑनलाइन फ्रेंड होते उसके बाद फिर लूडो किंग में एक ऑप्शन भी होता है, ऐड एज ए बडी, यानी आप उस शख्स से मित्रता कर सकते हैं, बाद में भी उसे गेम पे इनवाइट कर सकते हैं। तो इसी बीच सोनम की मुलाकात इसी ऑनलाइन गेम पे शिवम कश्यप से हो जाती है। शिवम कश्यप से इसकी फिर दोस्ती भी हो जाती है। अब ये दोनों पूरे लॉकडाउन भर आए दिन एक दूसरे के साथ लूडो खेलते खेलते एक दूसरे से चैट पे बातें भी करते। बात धीरे धीरे आगे भी बढ़ी। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हुई तो फिर शिवम ने पूछा कि नंबर दे दो। सोनम भी डरते डराते अपनी मम्मी का नंबर देती है। देने के बाद कहती है कि फ़ोन वगैरह मत करना। उसके बाद फिर इन दोनों में फ़ोन पे भी बातचीत शुरू हो गई, फेसबुक पे भी ये दोनों ऐड हो गए। बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ी और शिवम को सोनम से प्यार हो जाता है। अब शिवम को सोनम से प्यार होता है और सोनम की जो उम्र थी अभी महज 15 साल, और शिवम भी लगभग 27 साल का। अब शिवम को प्यार हुआ सोनम से, सोनम को वो प्रपोज करता है, और जैसे ही प्रपोज करता है तो सोनम भी बिना कुछ सोचे हाँ कर देती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले कल्चर में आ जाते हैं। बात धीरे धीरे आगे बढ़ी, फिर शिवम मिलने को बोलता है तो सोनम कहती है कि तुम्हारा घर इतना दूर, मेरा घर इतना दूर, ऐसे कैसे मिल लेंगे, लेकिन एक चीज़ हो सकती है, कुछ टाइम बाद मैं नोएडा जाने वाली हूँ, तो अगर तुम चाहो तो तुम वहाँ आ जाओ, वहाँ मुझे थोड़ी सी फ्रीडम भी रहेगी। यहाँ तो गांव का मामला है तो यहाँ तो मुश्किल है, तुम अगर नोएडा आओगे तो वहाँ पे तुमसे मुलाकात हो सकती है। इसके बाद सोनम कुछ टाइम बाद नोएडा जाती है। जो शिवम है वो नोएडा भी आता है इससे मिलने के लिए। उसके बाद फिर दोनों में प्यार और गहरा, साथ में जीने मरने की कस्में खाने लगे। शिवम सोनम के प्यार में इस तरह से पागल था कि वो किसी भी कीमत पे, यानी कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे सोनम के पास रहना चाहता था, सोनम से बात करना चाहता था। सोनम भी बाकायदा पूरा सपोर्ट करती थी, अपने प्यार में सीरियस थी। कई सालों तक ये चीज़ें चली, लेकिन इसी बीच एक दिन जो सोनम की माँ है सुनीता, उसको इस बात की भनक लग जाती है। अब जैसे ही सुनीता को भनक लगी, सुनीता को गुस्सा 7वें आसमान पे। सुनीता फ़ौरन सोनम को डांटती फटकारती है और कहती है कि ये सारी चीज़ें तुम जो कर रही हो, अगर तुमने बंद नहीं की तो तुम्हारे पिता को बता दूंगी। अब सोनम जब ये बात सुनती है तो डर जाती है। डरने के बाद फेसबुक वगैरह इंस्टॉल कर देती है, साथ ही जो शिवम है उसका नंबर ब्लॉक। लेकिन इस दरमियान ये हुआ कि जो शिवम था वो सोनम के प्यार में इस कदर पागल था कि किसी भी कीमत पे वो सोनम से दूर नहीं रह सकता। जब इसका नंबर ब्लॉक हुआ तो फिर सोनम के कांटेक्ट करने के लिए, यानी सोनम से बात करने के लिए जो शिवम था उसने फिर अलग अलग नंबरों से कॉल करना शुरू किया। एक आध बार सोनम से बात हुई। सोनम ने पूरी वास्तु स्थिति उसे बताई कि किस हिसाब से मेरे माँ बाप इस चीज़ के खिलाफ हैं, किस हिसाब से गुस्से कर रहे हैं और नाराज़ हैं, तो एक काम करो, तुम मुझे भूल जाओ और अभी मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं है,
तो तुम्हारे चक्कर में मेरी पढ़ाई लिखाई छूट जाएगी। अब जैसे ये बात शिवम सुनता है तो शिवम को तो एक तरह से धक्का लग जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो इसके लिए इतना सीरियस थी आज बदल जा रही है। तब शिवम कहता है कि काम करो, मैं तुम्हारे घर आके बात करूँगा। अब जैसे ही घर का नाम सोनम सुनती है तो सोनम डर जाती है, कसम वगैरह दे के मना करती है। साथ ही कहती है कि आज के बाद तुम मुझे फ़ोन मत करना, और कुछ उल्टी सीधी बातें भी बोल देती है। अब शिवम एक तरह से आप मान के चलिए कि दोहरी नाव पे खड़ा था। एक तरफ उसके साथ ब्रेकअप का दुख भी था, साथ ही गर्लफ्रेंड का धोखा भी उसे लग रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। इसीलिए वो एक साथ दो चीज़ें सोच रहा था, या तो अब इससे शादी होगी या तो फिर ज़िंदगी चली जाएगी। इसीलिए फिर अपने घर से ये 19 जून को बताता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू है। 19 जून को इंटरव्यू देने के बहाने निकलता है और सीधा भाग के पहुँच जाता है सोनम के घर। सोनम के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे सोनम दरवाज़ा खोलती है, सोनम को देखता है। देखने के बाद कहता है कि मुझे तुम्हारी मम्मी से बात करनी है। सोनम कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम मेरे घर पे कैसे आ गए। सोनम चिल्लाने लगती है, गिड़गिड़ाने भी लगती है, कहती है कि चले जाओ। लेकिन शिवम के ऊपर तो एक तरह से प्यार का भूत सवार था। शिवम कुछ सुनने को तैयार नहीं। थोड़े टाइम तक ये बहस चली, लेकिन जब अंत में शिवम को लग गया कि सोनम अब उससे बात नहीं करेगी, सोनम खुद ही नहीं चाह रही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, तो शिवम ने फिर उसी लिफाफे से चाकू निकाला जो लिफाफा वो लेके आया था, और उसी चाकू से सोनम के ऊपर हमला कर दिया। हमला करने के बाद उसका प्लान था कि सोनम का कत्ल करेगा। उसके बाद उसने सोनम का कत्ल किया। बीच बचाव करने सुनीता आई तो सुनीता को भी उसने बुरी तरह मारा। लेकिन जब सोनम मर गई, यानी जब उसे लग गया कि सोनम मर चुकी है, तो फिर शिवम को भी लग गया कि अब जीने का कोई मकसद बचा नहीं है। इसलिए फिर शिवम ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन थोड़े टाइम बाद, लगभग 1-2 महीने तक वो हॉस्पिटल में रहा, लेकिन उसके बाद ठीक हो गया। फिलहाल ये मामला भी कोर्ट के अधीन है, लोअर कोर्ट के ही। अभी इस मामले में कुछ फैसला नहीं आया है। जांच पड़ताल लगभग हो चुकी है, चार्जशीट लग चुकी है। अगर कुछ फैसला आता है तो आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी में मैंने खुद रियलाइज़ किया कि उच्चारण में बहुत ज़्यादा गलती हुई है। तो उसके लिए आप ही फिर देखिए गलत बोल रहा हूँ, तो उसके लिए आप सबसे माफ़ी की एक तरह से गुजारिश कर रहा हूँ। चूँकि कहानी सुनाने का एक रिदम होता है, और रिदम मेरा रात को ही बन पाता है, तो एक तरह से जल्दी जल्दी में ही सुना रहा हूँ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि, वैसे वो सवाल परसों से जुड़ा हुआ था, कि क्या नीतीश कुमार की तरह कोई और भी ऐसा नेता था जो इस तरह से इस्तीफ़ा दिया हो कुछ दुर्घटना होने के बाद। और मैंने ये कहा था कि उन महान नेता की जो छवि है देश के सर्वोत्तम नेताओं में से एक थी। तो जो सही जवाब था वो है लाल बहादुर शास्त्री जी। और दरअसल एक घटना हुई थी अगस्त 1956 में। आंध्र प्रदेश में एक जगह है महबूब नगर, और इसी महबूब नगर में एक रेलवे हादसा हुआ, और लगभग इसमें 112 लोग की जान चली गई। जब यह हादसा हुआ तो कुछ ही दिनों बाद इस हादसे की जिम्मेदारी जो है वो शास्त्री जी ने ली है। उसके बाद अपना जो इस्तीफ़ा है, रेजिग्नेशन लेटर, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया, उनके सुपुर्द कर दिया। अब उन्होंने जो इस्तीफ़ा है वो तो लेके रख लिया, लेकिन औपचारिक रूप से उस पर कुछ किया नहीं था, यानी सस्पेंशन जो था उन्होंने स्वीकारा नहीं था। इसके बाद फिर थोड़े टाइम और, जैसे ही लगभग 2 महीने और बीते, नवंबर का महीना आता है उसी साल 1956 में। तो नवंबर महीने में भी एक रेल दुर्घटना हो जाती है तमिलनाडु के अरियालूर में। तमिलनाडु के अरियालूर में जब ये ट्रेन दुर्घटना हुई तो उसमें भी लगभग 144 लोग मारे गए। तो जब 2 महीनों के अंदर लगातार 2 बड़ी घटनाएं हो गई, तो फिर शास्त्री जी को लगा कि अब इस पद पे बने रहना एक तरह से इस पद का अपमान होगा। इसलिए उन्होंने दोबारा अपील की कि उनके इस्तीफे को स्वीकारा जाए। हालांकि इसमें बड़ी पॉलिटिक्स हुई थी। जो इस्तीफ़ा उन्होंने दिया था उसके बाद लगभग 30 से ज़्यादा सांसद ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्ट लिखित में बोला था संसद में कि ये जो रेल हादसा हुआ है सीधे सीधे तौर पे किसी कर्मचारी की गलती से हुआ है, तो इसमें किसी मंत्री का कोई दोष नहीं है, इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी गलती है। तो इस इस्तीफे को ना स्वीकारा जाए, और शास्त्री जैसा कोई नेता दोबारा होगा नहीं, तो अगर पद पे हैं तो ये पद की शोभा है। लेकिन जो नेहरू जी थे उन्होंने इस्तीफे को स्वीकार कर लिया, औपचारिक प्रक्रिया राष्ट्रपति से करवाई, और जो उनका पद है एक तरह से चला गया, या फिर उन्होंने खुद त्याग दिया। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो दिया है बाइबा बुल्लर जी हैं, सोहन लाल जी हैं, महेश कुमार हैं, अर्जुन जी हैं, और मोहम्मद शेखावत जी हैं, आरती हैं,
गुलशन है और उमेश यादव हैं, आरती शर्मा जी हैं, शिरीष कुमार जी हैं, आदिल खान जी हैं और रामकरण मिश्रा जी हैं। तो ऐसे तो न जाने कितने और लोग होंगे जो आने वाले टाइम में इस सवाल का सही जवाब देंगे, लेकिन चूँकि मैं सुबह सुबह ही इस कहानी को सुना रहा हूँ तो सुबह सुबह सुनाने की वजह से लगभग इतने ही लोगों का जवाब अभी तक आया है। तो जिन लोगों का नाम हो सकता है कि बाद में आया हो, जिन्होंने कमेंट किया हो, उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उनका नाम छोड़ा है, बस ये है कि मेरे वीडियो बनाने के बाद आपका कमेंट आया है। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल है कि ब्राज़ील ने किस देश से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी, और जिस देश से की थी उसका एक बहुत फेमस फुटबॉल टीम भी है। तो 4 ऑप्शन है, पहला है स्पेन, दूसरा है इटली, तीसरा है पुर्तगाल और चौथा है फ्रांस। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे उसे कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।